नरेशन। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके जो टॉपिक है वो नरेशन है। अंग्रेजी में नरेशन दो होते हैं। नंबर एक डायरेक्ट नरेशन, नंबर एक डायरेक्ट नरेशन। जब वक्ता द्वारा कही गई बात को डायरेक्ट नरेशन उसे कहते हैं जब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए ए हैं, इन्होंने बी से कुछ कहा तो इन्होंने इनसे डायरेक्ट कहा। अब बी ने इसी बात को सी से कहा तो ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। यानी जब वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाए। जो चीज़ें डबल इन्वर्टेड कामा में कही जाती हैं, जैसे आपने परिभाषा देखा होगा, वो सब डायरेक्ट नरेशन में होता है। जैसे ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम रीडिंग माई बुक। ये इनडायरेक्ट नरेशन में है, डायरेक्ट नरेशन में है। ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम रीडिंग माई बुक। उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अब इसी बात को आप दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें वक्ता ज्यों का त्यों नहीं कहता है, इसमें यथासंभव परिवर्तन कर दिया जाता है। परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है? जैसे यहाँ हो जाएगा ही सेड टू को कर दिया जाएगा टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाया जाएगा दैट। ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाया गया, दैट लगाया गया, और ये हो गया ही वाज रीडिंग हिज बुक। परिवर्तन हो गया ना। देखिए यहाँ मान लीजिए ए था, ए ने बी से कहा कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ। तो बी ने सी से कहा कि उसने मुझसे बताया कि वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। यानी ये हुआ डायरेक्ट नरेशन, ये हुआ इनडायरेक्ट नरेशन। इसको आप उतार लीजिए। अब कहते तो सभी लोग हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना है, लेकिन कुछ ऐसी बिंदु होना चाहिए, कुछ ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां हमें लगे कि हमें करना क्या है। तो उस मूल बिंदु पर आते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम। बनाने के सामान्य नियम। देखिए पहला काम करना क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम। सभी लोग बात करते हैं कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, किंतु हर विद्यार्थी के दिमाग में एक प्रश्न होता है कि हमें करना क्या है। तो हमें करना क्या है उस बिंदु पर देखते हैं। कोई एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां हमें पता लगे कि हमें कहां से शुरू करना है। तो नंबर एक, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। पहला काम क्या है कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना है। दूसरा कार्य, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर
कंजक्शन लगाना। ये कंजक्शन अलग अलग वाक्यों के नेचर के अनुसार अलग अलग होते हैं, जिसकी चर्चा आगे के वीडियो में भी होगी। तीसरा कार्य होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करना। चौथा कार्य टेंस संबंधी परिवर्तन करना। पांचवा कार्य निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना। फिर से ध्यान दीजिए, कोई भी वाक्य आपका नरेशन में है, कितना बड़ा से बड़ा सेंटेंस है, कई प्रकार के वाक्य एक साथ हैं, तो आपको अधिकतम यही 5 कार्य करना है। सपोज करिए कि कोई नरेशन बनाने को आपको दिया जाता है, आपके दिमाग में प्रश्न आता, हम कहाँ से करें? तो पहला पॉइंट होना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कीजिए। दूसरा काम है कामा इन्वर्टेड कामा हटाइए, उस वाक्य के नेचर के अनुसार, यानी वाक्य के अनुसार आप कंजक्शन लगा दीजिए। तीसरा काम प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कीजिए। चौथा कार्य टेंस संबंधी परिवर्तन कीजिए। और पांचवा कार्य निकटता व्यक्त करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलिए। जैसे यहाँ एक उदाहरण मैं देता हूँ, देखिए कहाँ कहाँ होता है शब्द, ये शब्द कहाँ कहाँ होते हैं। तो ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई एम रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम। मान लीजिए यह वाक्य है कि ही सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक एट दिस टाइम। तो जो लड़के ऊंची कक्षाओं में हो तो जानते हैं, जो प्रारंभ के समय नरेशन सीखते हैं उन्हें दिक्कत होती है, तो उनको समझना चाहिए। इस वीडियो में देखिए बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि पहला कार्य यहाँ प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब बदला जाता है। दूसरा कार्य यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके कंजक्शन लगाया जाता है। तीसरा कार्य यहाँ होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करना होता है। चौथा कार्य होता है टेंस संबंधी परिवर्तन करना होता है। और इसी वाक्य में एक शब्द होगा निकट, देखिए यहाँ जैसे दिया है दिस, इसमें परिवर्तन किया जाएगा। अधिकतम यही इतना कार्य, अधिकतम यही 5 वर्क किसी भी नरेशन में मिलते हैं, चाहे जितना बड़ा सेंटेंस हो सकता है इनकी पुनरावृत्ति हो, कई बार टेंस आ जाए, सहायक क्रियाएं आ जाएं, कई बार प्रोनाउन आ जाए, कई बार निकटता व्यक्त करने वाले शब्द आ जाए, कई बार कंजक्शन लगाना पड़े मिसलेनियस में, लेकिन करना यही 5 वर्क ही मूल है। अब अगला स्टेप आता है, इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अब आते हैं हम नरेशन के नियम पर। सबसे पहला वाक्य होता है असर्टिव सेंटेंस। जिसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। इसमें जो पहला नियम होता है से टू को टेल,
सेज टू को टेल्स और सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है। यानी से टू को टेल, सेज टू को टेल्स, सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है। नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो असर्टिव सेंटेंस में नहीं, इसे नहीं बदलते। इसे नहीं बदलते हैं। हाँ, यदि आवश्यक हुआ तो हम यहाँ ऑब्जेक्ट बढ़ा लेते हैं। जैसे 2 उदाहरण से समझिए कि राम सेड कामा इनवर्टेड कामा ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो यहाँ सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमें यहाँ कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो हम यहाँ सीधे लिख सकते हैं कि राम सेड दैट ही वाज रीडिंग द न्यूज पेपर। ध्यान दीजिए, यहाँ हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर यही वाक्य हो जाए कि राम सेड कामा इनवर्टेड कामा यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो हमें यू को बदलना है। तो यू को बदलना है तो हम यू को बिना ऑब्जेक्ट से नहीं बदल सकते, इसलिए हमें यहाँ ऑब्जेक्ट बढ़ाना ही पड़ेगा। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी तो हम यहाँ कर लेंगे राम। ये अपनी सुविधा अनुसार आप, ये थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, आप यहाँ फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन दोनों का ऑब्जेक्ट बढ़ा सकते हैं, सेकंड पर्सन नहीं करना चाहिए। राम टोल्ड मी। वो आपको लग रहा होगा कि मी कहाँ से आ गया, यहाँ हमने सेट टू मी मान लिया, उसी के अनुसार टोल्ड कर दिया गया है। राम टोल्ड मी दैट, अब यू बदलेगा मी के अनुसार आई हो गया। आई वाज रीडिंग द न्यूज पेपर। फिर से समझिए, यदि असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग में बदलते समय से टू को टेल, सेज टू को टेल, सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो असर्टिव सेंटेंस में इसे नहीं बदलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं था, सेड का सेड लिख दिया गया। लेकिन यदि आवश्यक हुआ, मान लीजिए यहाँ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया, तो हमें बदलना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हम भावानुसार यहाँ बढ़ा लेते हैं। तो जैसे यहाँ किया गया है, राम सेड टू मी हमने मान लिया, तो हो गया राम टोल्ड मी दैट आई वाज रीडिंग द न्यूज़ पेपर। आप इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए। नेक्स्ट स्टेप, अब अगला स्टेप आता है टेंस संबंधी परिवर्तन का।
टेंस संबंधी परिवर्तन। टेंस संबंधी परिवर्तन में नंबर 1, देखिए आपको मालूम है 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, कोष्ठक में पहचान इसकी होगी से, सेज, हैज सेड, हैव सेड, विल से, शैल से, विल बी सेइंग, विल बी सेइंग आदि है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस जिसकी ये रिपोर्टिंग वर्ब की पहचान होगी, ये क्रियाएं इस तरह रहेंगी, में हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब एक बात समझिए, टेंस परिवर्तन मीन्स सहायक क्रिया का परिवर्तन होता है। जैसे भी एक वाक्य में आपसे कहें कि आई एम गोइंग, आई वाज गोइंग, आई शैल बी गोइंग, क्या अंतर है? तो आप कहेंगे तीनों 3 टेंस है, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है, एक फ्यूचर है। तो आई और गोइंग में तो कोई अंतर है नहीं। अंतर किस में है? एम, वाज, शैल बी में। तो टेंस परिवर्तन मतलब सहायक क्रिया में परिवर्तन। यहाँ जहाँ कहा जा रहा है कि टेंस परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका मतलब सहायक क्रिया में परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, इसकी पहचान क्या होगी? सेड, हैड सेड, कभी कभी टोल्ड भी दिया रहता है, में है। तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। फिर से ध्यान दीजिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है यानी सेड, हैड सेड, टोल्ड दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्न प्रकार से परिवर्तन होता है। आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोटबुक में उतार लें। अगला स्टेप, देखिए हमारी पाठ्य पुस्तकों में लिखा हुआ है टेंस परिवर्तन में प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। चलिए भाई, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो तो समझते हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय स्टूडेंट्स हैं या ऐसे विद्यार्थी जिनकी अंग्रेजी की नींव कमज़ोर है वो नहीं समझ पाते टेंस परिवर्तन में करना क्या होता है। तो उसके लिए देखिए ये टेबल आपको अच्छा रहेगा समझने में कि डायरेक्ट में क्या रहेगा और इनडायरेक्ट में क्या लिखना रहेगा। डायरेक्ट में क्या शब्द रहेगा तो इनडायरेक्ट में क्या लिखा जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान अंग्रेजी में होती है या तो डू डज लगा रहता है
या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, तो हम इसे डिड में बदल देते हैं या मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देते हैं। अब ध्यान रहे यहाँ कि डू डच का डिड दो ही परिस्थितियों में होगा, या तो डू डच के साथ डिड नॉट लगा रहे, अन्यथा डू डज मुख्य क्रिया के रूप में हो। सामान्य स्थान पर डू डच का प्रयोग हमेशा डिड के रूप में नहीं होगा। दूसरा टेंस है प्रेजेंट एक कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान होती है अंग्रेजी में इज एम आर। तो इज एम आर यहाँ है तो हम इसको बदलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हो जाता है वाज वेयर। तीसरा स्टेप है प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ रहता हैज हैव, तो ये चला जाता है पास्ट परफेक्ट में यानी हैड। चौथा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हैज या हैव के साथ बीन लगा रहता है, तो ये चला जाता है हैड बीन में। बात फिर से समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होगा अंग्रेजी में, उसकी पहचान होती या तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रहेगा या डिड लगा रहेगा, तो ये चला जाता है पास्ट परफेक्ट में, और ये हैड के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। वाज वेयर यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये चला जाएगा हैड बीन में यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड, हैड का हैड ही लिखा जाता है, हैड बीन का हैड बीन ही लिखा जाता है। फ्यूचर में विल या शैल को हम बदलते हैं, इसे भावानुसार हम वुड और शुड दोनों में बदलते हैं। कैन को कुड में कर देते हैं, में को माइट में बदला जाता है। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट यानी डू डच और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो हम इसे डिड या मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म कर देंगे। इज एम आर वाज वेयर में, हैज हैव को हैड में, हैज बीन हैव बीन को हैड बीन में, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और डिड है तो हैड के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाज वेयर है तो हैड बीन में, हैड बीन में कोई परिवर्तन नहीं, बिल सैल को भावानुसार वुड शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में। ये आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपने उतार लिया होगा। आगे नेक्स्ट स्टेप, नोट, सेस, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, आट, नीड, डेयर, यूज्ड टू में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ लीजिए विद्यार्थी करते क्या है, हमने कापियों में देखा है कि बिल का वुड कहा गया है तो वहाँ वुड दिया है तो बिल कर देते हैं, शुड दिया है सेल कर देते हैं, कुड है तो कैन लिख देते हैं, माइट है तो मे लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, ये मस्ट को हम दो स्थानों पे बदलते हैं, इस मस्ट को हम दो कंडीशन में चेंज करते हैं। और पहला कंडीशन क्या है, यदि
मस्ट का परिवर्तन अलग से लिख लीजिए इसको। इसमें दो कंडीशन हैं। यदि वर्तमान काल का दायित्व है तो मस्ट को हैड टू में बदलते हैं। जैसे he said to me, comma inverted comma, I must reach in the class because students are waiting for me। यानी मुझे जल्दी से कक्षा में पहुंच जाना चाहिए, विद्यार्थी हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये वर्तमान काल का दायित्व है, यानी इस व्यक्ति को अपनी कक्षा में, यानी ये टीचर हैं, इन व्यक्ति को अपनी कक्षा में पहुंच जाना चाहिए। तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड टू रीच in the class because students were waiting for him। यानी यहाँ मस्ट को किससे बदला गया? हैड टू में। मस्ट को बदला गया हैड टू में। क्यों बदला गया? क्योंकि वर्तमान काल का दायित्व है। अब यही है भविष्य काल का दायित्व हो, यदि दूसरा नियम इसमें है, यदि भविष्य काल का बोध हो तो मस्ट को बदलते हैं वुड हैव टू। जैसे मोहन सेड comma inverted comma I must seek a job within a month। यहाँ क्या है कि मोहन ने कहा मुझे 1 महीने के अंदर अपनी नौकरी ढूंढ लेना चाहिए, एक जॉब की तलाश करनी चाहिए, यानी भविष्य काल का बोध है। तो मोहन सेड दैट, आई बदलेगा मोहन के अनुसार ही हो गया, ही वुड हैव टू सीक ए जॉब विदिन ए मंथ। तो यहाँ जो है मस्ट को किससे बदला गया? वुड हैव टू में। बात समझ में आ गई? आप इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। अगला स्टेप है, तीसरा नियम समझ लीजिए कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ
मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव का हैड कभी नहीं होता। जैसे he said to me, comma noted comma, he must have do it। मान लीजिए वाक्य ही मस्ट हैव डू इट, तो यहाँ मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी, इसके बाद हैव का हैड नहीं होगा, तो ही टोल्ड मी दैट ही मस्ट हैव डू इट। इसमें और से ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। अगला स्टेप, अगला अपवाद। अब इसमें अपवाद है, इसमें अपवाद है। अपवाद है कि कहाँ कहाँ टेंस नहीं बदलता। तो पहला स्टेप है कि यदि वाक्य में सदा सत्य रहने वाली बातें, ऐतिहासिक घटनाएं, कहावतें, आदि हों, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर से समझिए, यदि वाक्य में सदा सत्य रहने वाली बातें, ऐतिहासिक घटनाएं, कहावतें हों, आदि हों, तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे फादर सेड टू, फादर सेड कामा नोटेड कामा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी अच्छी नीति होती है। ये सदा सत्य रहने वाली बातें हैं। अब इसमें अगर हम इज का वाज कर देंगे तो अर्थ हो जाएगा ईमानदारी अच्छी नीति होती थी, अब नहीं होती। तो ये सदा सत्य रहने वाली बातें, इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आपको पहले बता चुके हैं, टेंस परिवर्तन मीन्स केवल सहायक क्रिया का परिवर्तन। तो ये हो जाएगा फादर said that honesty is the best policy। इसी प्रकार यदि भूतकाल में एक साथ दो कार्य संपन्न हों तो वहाँ भी
टेंस परिवर्तन नहीं होता। जैसे राम सेड आई डांस्ड एंड sang on the yesterday। आई डांस्ड एंड sang yesterday, तो उसने एक साथ दो कार्य किया। तो राम said that he danced and sang the previous day। फिर से समझ लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सदा सत्य रहने वाली बातें हों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सदा सत्य रहने वाली बातें हों, ऐतिहासिक घटनाएं हों, कहावतें हों आदि हों, तो इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे फादर सेड कामा नोटेड कामा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसी साथ यदि भूतकाल में एक साथ दो कार्य संपन्न हो एक साथ, तो वहाँ भी टेंस परिवर्तन नहीं होता। जैसे राम सेड आई डांस्ड एंड sang yesterday, तो राम सेड दैट ही डांस्ड एंड sang द प्रीवियस डे। क्लियर? प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के लिए आप जान लीजिए, पहले चार्ट को समझिए कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, यू, योर। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, सी, इट, दे। हिम, हर, इट, देम। हिज, हर, इट्स, दियर। ये आपके प्रोनाउन है जो टेंस परिवर्तन में मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं। इनको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं, इनको हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, इसको हम पोसेसिव केस कहते हैं। अब जो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन की बात आती है, वो शार्ट में एक शब्द जान लीजिए, सन/123, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसको थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, यानी
फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज, यानी सन बटा 123। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर में से कोई होगा तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार बदला जाता है। जैसे इसको नियम से समझिए कि यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जिसमें ये शब्द आएंगे आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जैसे he said to me, comma noted comma, I am reading my lesson। तो यहाँ देखिए दो शब्द हैं आई और माई। ये देखिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में है, तो ये दो शब्द जो बदले आएंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है, मालूम है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाएंगे, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, वाई हटेगा ही आएगा, ही वाज रीडिंग हिज बुक लेसन। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आई के साथ माई था तो ही के साथ ही जाता है, आई के साथ माई तो ही के साथ हिज। फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर आते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब बारी आती सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जिसमें यू, योर, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जैसे मान लीजिए वही सेंटेंस हम ले लें कि ही सेड टू मी
कामा इन्वर्टेड कामा, यू आर रीडिंग योर लेसन, यू आर रीडिंग योर लेसन। तो ही टोल्ड मी दैट, अब यू हटेगा मी आएगा, तो आपने वहाँ देखा होगा कि यू कर्ता कारक है तो मी का कर्ता कारक क्या होता है, आई आएगा। तो आई वाज रीडिंग, यू के साथ योर तो आई के साथ माई, लेसन। फिर से समझ लीजिए, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ही सेड टू मी, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन था, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला गया। तीसरा स्टेप है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कोष्ठक में ही, सी, इट, दे, हिम, हर, हिज, दियर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, हिम, हर, हिज, दियर आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक शब्द यहाँ और बढ़ा लीजिए, देम। जैसे राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, दे आर रीडिंग दियर लेसन। देखिए हमने उदाहरण वही लिया है, केवल जो है प्रोनाउन परिवर्तन किया है। तो राम टोल्ड मी दैट दे, अब दे में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होगा, क्योंकि दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। दे अब टेंस बदलेगा, दे वेयर रीडिंग दियर लेसन। क्लियर। अगला स्टेप, इसमें भी एक अपवाद है, इसको आप अपनी पुस्तिका में उतार लीजिए। यहाँ हम कभी कभी वी को नहीं बदलते हैं, एक अपवाद इसमें है। यदि वक्ता स्वयं उद्देश्य में सम्मिलित है तो वी को नहीं बदला जाता।
जैसे द प्रिंसिपल said to the teachers we should do this work, this project for progress of college। तो इसमें देखिए प्रिंसिपल साहब स्वयं उसमें सम्मिलित हैं, इसलिए हम यहाँ वी को नहीं बदलेंगे। तो द प्रिंसिपल told the teachers that we should do that work। यहाँ दैट का दिस भी रहने दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस प्रोजेक्ट फॉर प्रोग्रेस ऑफ कॉलेज। फिर से समझ लीजिए, यदि वक्ता स्वयं उद्देश्य में सम्मिलित है तो वी को नहीं बदला जाता। जैसे यहाँ देखिए कि वक्ता प्रिंसिपल साहब हैं, तो प्रिंसिपल साहब इसमें स्वयं सम्मिलित हैं, इसलिए यहाँ वी को दे नहीं किया गया है, वी का वी ही लिखा गया है। चौथा स्टेप आता है अन्य परिवर्तन। अन्य परिवर्तन अन्य परिवर्तन में जैसा मैंने बताया था, निकटता व्यक्त करने वाले शब्दों को दूरी व्यक्त करने वाले शब्दों में बदला जाता है। इसमें कुछ शब्द हम आपको दे रहे हैं, शेष किताबों में आप जानते ही उपलब्ध है। जैसे दिस का दैट, दीज का दोज, कम का गो, नाउ का देन, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, हेंस का देंस, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट। ये सब शब्द आवश्यकता अनुसार जो है क्या कहते हैं उसको बदला जाता है। ये निकटता प्रकट करने वाले शब्द हैं, दूरी प्रकट करने वाले शब्द इसमें बदल दिया जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण इसके अपवाद हैं। आइए हम अपवाद की चर्चा करते हैं। नंबर 1, यदि
दिस, हियर, नाउ। उस वस्तु, स्थान एवं समय का संकेत करते हैं। उस वस्तु, स्थान एवं समय का संकेत करते हैं जो वक्ता के सामने हो। तो इन शब्दों को नहीं बदला जाता। जैसे he said to me, comma inverted comma, this is my pen। मान लीजिए वाक्य वो कहता है कि यह मेरी कलम है, तो यह कलम बोलने वाले के समक्ष उपस्थित है, इसलिए यहाँ दिस का दैट नहीं होगा। तो ही टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज पेन। यहाँ देखिए दिस का दिस ही लिखा गया। दूसरा अपवाद है कि कम का गो उसी समय होगा जब इसके तुरंत बाद कोई और निकटता व्यक्त करने वाला शब्द हो। यानी कम अकेले रहेगा तो गो नहीं होगा, उसके साथ तुरंत बाद कोई और इस तरह इधर वाली लिस्ट में से कोई शब्द होना चाहिए। जैसे ही सेड टू मी, कामा नोटेड कामा, आई केम हियर यस्टरडे। यहाँ देखिए कम के बाद हियर और यस्टरडे दो शब्द हैं, दोनों में से कोई एक भी शब्द होता तब भी बदला जाता। तो ही टोल्ड मी दैट ही, अभी पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो ही हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। यहाँ देखिए कम के बाद कम का गो उसी समय होगा जब इसके तुरंत बाद कोई निकटता व्यक्त करने वाला शब्द हो, अन्यथा नहीं बदला जाएगा। जैसे यहाँ कम के बाद हियर और यस्टरडे दो शब्द थे, इसीलिए कम का गो गान किया गया। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, तीसरा नियम इसमें है, यदि वक्ता उसी स्थान पर पुनः आने की बात करता है
तो कम का गो कभी नहीं होता। जैसे he said to me, comma noted comma, I will come here। यहाँ देखिए वो कह रहा है कि मैं यहाँ आऊँगा, इसलिए यहाँ कम का गो नहीं होगा, किसी भी दशा में नहीं होगा। यदि वक्ता उसी स्थान पर पुनः आने की बात करता है तो कम का गो कभी नहीं होता है। ही सेड टू मी आई विल कम हियर, तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम हियर। यहाँ आई का ही हुआ, बिल का वुड हुआ, कम का न बदलेगा ना हेयर बदलेगा। फिर से समझ लीजिए, यदि वक्ता उसी स्थान पे आने की बात करता है तो कम का गो कभी नहीं होगा। चौथा अपवाद, यदि वक्ता उसी दिन प्रस्थान या जाने की बात करता है तो टुडे का दैट डे नहीं होता। जैसे राम सेड टू मी आई विल गो टुडे, यानी राम उसी दिन जाने की बात करेगा तो यहाँ टुडे का दैट डे नहीं होगा। राम टोल्ड मी दैट ही वुड गो टुडे। फिर से समझिए, यदि वक्ता उसी दिन प्रस्थान या जाने की बात करता है तो टुडे का दैट डे नहीं होता। राम सेड टू मी आई विल गो टुडे, तो राम टोल्ड मी दैट ही वुड गो टुडे। अंतिम स्टेप, यदि दिस और दोज यदि दिस एंड दोज उस वस्तु की विशेषता प्रकट करते हैं जिनके पहले इनको प्रयोग किया गया है। तो यहाँ दिस एंड दीज के स्थान पर दा लिखना चाहिए। जैसे ही सेड टू मी कामा नोटेड कामा आई बॉट this chair from Delhi।
तो यहाँ दिस शब्द जो है इस चेयर की विशेषता बता रहा है कि ये दिल्ली से आया है, इसलिए यहाँ दैट ना लिख करके अगर आप दा लिखते हैं तो अच्छा माना जाता है। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड bought the chair from Delhi. Thank you for watching my video. Please share and subscribe it.